सभी साथियों को नमस्कार। और आज से हमारी हिंदी साहित्य की प्रथम कक्षा प्रारंभ जा रही है। ये सभी के लिए निःशुल्क होगी। साहित्य के जितने भी विद्यार्थी हैं जो हिंदी साहित्यों की परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए DSSB, TGT, PGT, KBS, नवोदय, RPSC, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, MP वर्ग 2 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं हिंदी साहित्य के, उनके लिए ये निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में क्रमबद्धता लिए होता है। इतिहास क्या है, कैसे है? आज की कक्षा में हम इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषाएं, इतिहास के संदर्भ में पाश्चात्य और भारतीय आलोचकों का दृष्टिकोण और इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां। आप हमारे चैनल अभिव्यक्ति और एहसास राहुल आर्य से जुड़ सकते हैं। इतिहास ऐसा जो निश्चित रूप से पहले से घटित हुआ हो। इतिहास ऐसा जो पहले पहले यानी आज से पहले जो भी घटित हुआ है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। इतिहास इतिहास के जनक हेरोडोटस माने जाते हैं। अब इतिहास के संदर्भ में जो प्रमुख विद्वान हैं, जिनमें सबसे पहले है तैन महोदय। तैन महोदय का पूरा नाम हिप्पोलाइट एल्फ्रेड तैन, जन्म 1828, फ्रांस, निधन 1893 ईस्वी में। ये आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास लेखन एवं अध्ययन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया। विधेयवाद का अर्थ है संदेह से परे, यानी इतिहास लेखन की ऐसी विधि, ऐसी परंपरा जिसमें कोई संदेह ना हो। विधेयवाद का आगमन रोमांटिज्म यानी जो रोमांटिकता से काव्य के इतिहास को जोड़ा जा रहा था, उसके विरोध में हुआ। क्योंकि जो इतिहास लेखन में स्पष्टवादिता होनी चाहिए। कहा भी जाता है कि इतिहास एक पक्ष को लेकर नहीं चलता। इतिहास के विविध पक्ष होते हैं, बहुआमी पक्ष होते हैं। यह पद्धति इतिहास को समाज और साहित्य के अनिवार्य संबंधों के रूप में देखती है। जो विधेयवादी पद्धति है, जिसके प्रवर्तक तैन महोदय माने जाते हैं, इस पद्धति में जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्व दिया गया है। यानी किसी जिस काल खंड का इतिहास लेखन किया जा रहा है, इतिहास दर्शाया जा रहा है, उस कालखंड की जाति, उसका वातावरण मतलब वातावरण से मतलब पर्यावरणीय वातावरण नहीं है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों ही वातावरण साहित्य को प्रभावित करते हैं, साहित्य लेखन को प्रभावित करते हैं। जो भी लिखा जाता है किसी काल विशेष का जो लेखन है, उसकी जाति, उसके वातावरण और क्षण विशेष किन घटनाओं, किन अवरोधों के कारण जो वो साहित्य लिखा गया। सेन महोदय किसी जाति विशेष की, वातावरण विशेष से प्रभावित, क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। किसी जाति विशेष की, वातावरण विशेष से प्रभावित, किसी जाति विशेष की, वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों
एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उनकी दूसरी जो परिभाषा है, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण व सामायिक यानी जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उनका अध्ययन आवश्यक है। और इसी के क्रम में जो दूसरी भारतीय विद्वान सुमन राजे, जिनका जन्म 1938 और मृत्यु 2018, इन्होंने साहित्य के इतिहास में मूल परक दृष्टि की आवश्यकता बताई। किसकी आवश्यकता बताई? मूल्य परक दृष्टि की। एक बात जो मैं समझती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबसे बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का समायोजन। इनके बिना मानविकी यानी जो मानव का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता, और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन हमेशा आती है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया जो साहित्य का इतिहास है, वो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए एक अलग ही महत्व रखता है। वो तो उनकी कोटेशन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की, कहाँ की? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का, चित्त यानी हृदय की वृत्तियों का संचित यानी सींचा गया, इकट्ठा किया गया प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। एक बार और समझिए, चित्तवृत्ति यानी मन की जो वृत्ति हैं, इच्छा, कामना, वांछा, लालसा, जितनी भी वृत्तियां हैं, उनका संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तीसरे पे डॉक्टर नगेंद्र, आधुनिक साहित्य लेखककार नगेंद्र नगेंद्र का भी साहित्य लेखन में अपने आप में एक अमूल्य योगदान रहा है। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं का है से है। इससे है बदलती हुई अभिरुचियां, जो हृदय की, मन की जो अभिरुचि हैं, रुचि हैं, इच्छा हैं, वो समय काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं, और इसका इतिहास ही साहित्य का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। नगेंद्र क्या कहते हैं कि जो साहित्य के इतिहास का सीधा संबंध किससे है? आर्थिक क्रियाओं से। किससे है? आर्थिक क्रियाओं से। और बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास ही साहित्य इतिहास है। दूसरी ओर उनकी एक और ये परिभाषा है कि युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आदृत साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हम स्वीकार करना चाहिए। साहित्य के इतिहास का से है ये इनकी जो रचना है कि युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय, युग चेतना और साहित्य युग, उस समय जो काल और परिस्थिति रही वो युग चेतना, युग उस काल की जो परिस्थितियां रही, प्रवृत्तियां रही, और साहित्य की चेतना, साहित्य के प्रति साहित्य कितना सजग था, उसके समन्वय पर आदृत साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, जो पांचवी कोटेशन है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, जन्म 1931, मृत्यु 2003। मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण, मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण
साहित्य इतिहास है। साहित्य इतिहास है, मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है। साहित्य के इतिहास का जो साहित्य के इतिहासकार हैं, उनका काम है, साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यानी कोई कवि है, कोई लेखक है, उसके द्वारा जो साहित्य रचा गया है, उसको साहित्य के इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित, जैसा उचित है, उसके स्वरूप में उसे दिखा पाना। डॉक्टर बच्चन सिंह डॉक्टर बच्चन सिंह, जन्म 1919, जौनपुर में, निधन 2008 में। उन्होंने इतिहास के संदर्भ में एक विस्तृत जो इतिहास लेखन है, उसके संदर्भ में विस्तृत, इतिहास अतीतोन्मुख नहीं, भविष्योन्मुख होता है। यानी वो अतीत को लेकर नहीं चलता है, वो भविष्य को लेकर चलता है। वह जड़ नहीं, गत्यात्मक है। वह इतिहास कभी रुकता नहीं है। गत्यात्मक मतलब गति करता है, जड़ यानी रुका हुआ, जड़ यानी स्थिर। अतीतोन्मुखी इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्य भविष्योन्मुखी होना। यानी जो पुनरुत्थानवादी होता है, जो साहित्य के पुनरुत्थान करता है, वो जो विगत काल है, जो बीत गया है, उसमें उलझकर जड़ हो जाता है। और साहित्य का मतलब अतीतोन्मुख नहीं होना है, भविष्योन्मुख होना है। भविष्य की ओर गति करना है। साहित्य इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह, इतिहास का जो विकास क्रम है, प्रकृति की तरह कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता है। इतिहास का जो हम प्रकृति के विकास को पढ़ते हैं, हम प्राणी विज्ञान पढ़ते हैं, मानव विज्ञान पढ़ते हैं, इन सब का इतिहास पढ़ते हैं, तो उनकी तरह जो इत साहित्य का विकास है, इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह कार्य कारण श्रृंखला से नहीं बंधा रहता है। इसलिए इतिहास मनुष्य का ही होता है। वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाओं, परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलापों आदि पर निर्भर करती है। आधुनिक युग इतनी तेजी से बदल रहा है और बदल रहा है अ, और इस और बदल रहा है। इस बदलाव को क्षिप्र बदलाव को साहित्य इतिहास दोनों के संदर्भ में एक साथ, यानी जो पहले जो बदलाव हुए और वर्तमान में जो बदलाव हुए, दोनों को एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। नामवर सिंह, इन्होंने साहित्य के इतिहास में मूल्य पर आकलन पर जोर दिया। आज आलोचना का कार्य इसी संश्लिष्ट सामयिकी की बोध को परिभाषित और संगठित करना है। स्वयं अधिक से अधिक लोगों को इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए उसके निर्माण में सहायता देना है। आलोचना का ठोस मूर्तिमान एवं व्यवहारिक प्रतिमान यही है कि एक प्रकार से यही साहित्य का प्रतिमान भी है और साहित्य का इतिहास भी। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना कि आज आलोचना का कार्य संश्लिष्ट समसामयिक, सामयिक यानी वर्तमान जो बोध है को परिभाषित करना है और उसे संगठित करना है। स्वयं अधिक से अधिक लोगों को इस आत्मबोध यानी आत्म अंदर का जो मन का बोध के प्रति सतर्क करते हुए उसके निर्माण में सहायता देना है। आलोचना का ठोस मूर्तिमान एवं व्यवहारिक प्रतिमान यही है। एक प्रकार से यही साहित्य का प्रतिमान भी है और साहित्य का इतिहास भी। शंभुनाथ सिंह, इतिहास केवल घटनाओं शंभुनाथ सिंह, इतिहास केवल घटनाओं और व्यक्तियों के जीवन व्रत का संग्रह नहीं है, न तो यह विचारधाराओं का आकलन मात्र है। यह मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख है। एक बार और समझिए, इतिहास केवल घटनाओं, व्यक्तियों के जीवन व्रत का संग्रह नहीं है, न न कोई विचारधाराओं का ये आकलन मात्र है। यह मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख है। गोविंद गोविंद चंद्र पांडे, इतिहास एक ऐसा
ज्ञान में अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता, संस्कृति को देखा और परखा जा सकता है। देखा और परखा जा सकता है। गोविंद चंद पांडे, इतिहास एक ऐसा ज्ञान में अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता, संस्कृति को देखा और परखा जा सकता है। साहित्य लेखन के प्रमुख तत्व जो हमने पढ़ा, उसी को हम देखिए। तैन महोदय हैं, विदेशी विद्वान हैं, विदेहवादी जो विदेहवादी पद्धति है उसके प्रवर्तक हैं। विश्व में विदेहवादी प्रवृत्ति के साहित्य लेखन में विदेहवादी पद्धति के जो प्रवर्तक हैं, तैन है, हिप्पोलाइट तैन। तैन जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्व देते हैं। सुमन राजे मूल्यों की संवेदना, रामचंद्र सुख जनता की चित्तवृत्तियां, जो चित्तवृत्तियां हैं का संचित कोश क्या है? इतिहास है। मूल्यों की संवेदनाओं का आकलन ही क्या है? सुमन राजे क्या कहती हैं कि मूल्यों की सुमन राजे मूल्यों की संवेदनाओं का आकलन ही क्या है? साहित्य का इतिहास है। रामचंद्र सुख जनता की चित्तवृत्तियों का संचित कोश है। हजारी प्रसाद चिरकाल से चली आ रही परंपरा के फलस्वरूप साहित्य का जन्म हुआ है। नगेंद्र युग चेतना और साहित्यिक चेतना का समन्वय। युग चेतना, रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक वर्णन। डॉक्टर बच्चन सिंह, इतिहास अतीतोन्मुख न होकर भविष्योन्मुखी होता है, आगे की ओर। इतिहास जड़ न होकर गत्यात्मक होता है। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह, साहित्य इतिहास का मूल परक आकलन ही इतिहास है। शंभुनाथ सिंह, मानवीय चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख। गणपति चंद्र गुप्त, तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति का विवरण, विवेचन और